क्लास 12। आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 13.4 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 जो कि बेस के पे बेस्ड था वो हमने सॉल्व कर लिया था। अब आज इस क्लास में हम 13.4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.4। State which of the following are not the probability distribution of a random variable. Give reasons for your answer. अब इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट, इसमें जो हमें probability distribution दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं एक बार। ये x रैंडम वेरिएबल है, ये उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। आइदर x की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 या फिर 2। 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4, 1 के करस्पॉन्डिंग भी दी हुई है 0.4 और 2 के करस्पॉन्डिंग 0.2। तो अब कह रहा है कि which of the following are not the probability distribution of a random variable। कौन कौन सा, क्या ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं उन सबका जो सम होगा वो अगर 1 है तो फिर हम उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अगर इन सब प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 नहीं है या फिर इन सब प्रोबेबिलिटीज में कोई अगर एक भी प्रोबेबिलिटी हमको नेगेटिव मिल गई या फिर वो 1 से बड़ा हो गया तो फिर हम कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमारे जो प्रोबेबिलिटीज हैं अगर हम सबको प्लस करें तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। ठीक है, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो प्रोबेबिलिटी मेरी 1 बनती है। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटीज 1 हो रही है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है दिस इज माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो क्वेश्चन दिया है ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये हमारा रैंडम वेरिएबल x हो गया और उससे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हो गया 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और 0.1 0.5 0.2 -0.1 और 0.3। और हमें ये पूछ रहा है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? तो देखो भाई, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? क्योंकि हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या होती है भाई, कि सभी प्रोबेबिलिटीज को सम करने पे, ऐड करने पे हमारा 1 बनना चाहिए। उसके अलावा ये जो जितने प्रोबेबिलिटीज हैं उनमें से कोई भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें कि हमारा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे उन्हीं में से एक पॉसिबिलिटी है और वो क्या है कि हमारा जो एक प्रोबेबिलिटी दिया है वो हमारा माइनस में दिया है, नेगेटिव में दिया है। तो सिंस रैंडम वेरिएबल 3 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी -0.1 दी हुई है उसके वजह से ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नॉट a probability distribution, not a probability distribution। ठीक है, आगे
में देखो भाई ये हुआ है y दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल y -1 0.6 0.6 फिर 0 0.1 1 और 0.2। ठीक है, तो अब देखो भाई इसमें अगर हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करें 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 ये कितना हो जाएगा भाई 0.9। ठीक है ना, और मतलब इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल नहीं है, और 1 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें देखो क्या दिया है, रैंडम वेरिएबल इसमें z दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p ऑफ z दिया हुआ है और 3 2 1 0 -1 और इधर दिया हुआ है 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05। ठीक है, अब अगर हमको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं चेक करना है तो हम क्या करें भाई, सारे प्रोबेबिलिटीज को हम प्लस कर दें और देखें कि 1 आता है या नहीं। तो 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05 ये हो गया 0.5 0.9 1 और ये 1.05। तो देखो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 1.05 है, इसका मतलब ये 1 नहीं है, therefore this is not a probability distribution, this is not a probability distribution। ठीक है, देखो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न है उसमें 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स है। 5 रेड बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, अब इसमें आगे कह रहा है कि 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, 2 बॉल रैंडमली ड्रॉ किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख लो कि अगर मेरे अर्न में 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स है और हम 2 बॉल्स चूज कर रहे हैं तो 2 बॉल्स में क्या क्या कलर पॉसिबल हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में हमारे जो 2 बॉल्स होंगे वो या तो दोनों हो सकता है कि ब्लैक हो जाए, या तो एक ब्लैक हो जाए दूसरा रेड हो जाए, या फिर एक रेड हो जाए दूसरा ब्लैक हो जाए, या फिर दोनों ही हमारे रेड हो जाए। यही 4 हमारे पास पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। अब लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब इसमें कह रहा है जो हमारा रैंडम वेरिएबल x है वो क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना। तो कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड इज x अ रैंडम वेरिएबल, क्या x हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो देखो भाई x हमारा रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू हमारी चेंज होगी। तो x क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है तो हमारे यहाँ पे कितने ब्लैक बॉल्स आने की पॉसिबिलिटी है। अगर r आता है इसका मतलब इसमें कितने ब्लैक बॉल्स हुए, इसमें तो एक भी ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही हमारे रेड है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी एक ये बनती है कि हमारे पास एक भी ब्लैक बॉल न आए। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है x की 0 होने की। जो हमारा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो रैंडम वेरिएबल है उसकी पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एक भी ब्लैक बॉल ना आए। इसका मतलब x = 0 हो गया। इसी तरह ये भी हो सकता है कि एक ब्लैक और एक रेड आए। इसका मतलब ये भी इसमें ये भी r हो सकता है और r भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे पास ये 1 वाली पॉसिबिलिटी भी बनती है कि रैंडम वेरिएबल 1 भी हो सकता है। और उसके बाद ये जो b है मतलब जो दोनों बॉल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे ब्लैक ही। तो जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा वो 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विल बी आइदर 0 और 1 और 2। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Let x represents the difference between the number of heads and the number of tails। जो हमारा x रैंडम वेरिएबल दिया है वो क्या दिया है भाई कि वो डिफरेंस है किसका किसका, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का। ऑब्टेन ये कैसे मिलता है when a coin is tossed 6 times, ठीक है। जब अगर हम एक सिक्के को कॉइन को 6 बार टॉस करते हैं तो हेड आना और टेल आना दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो जो आंसर मिलता है वो हमारा एक्चुअली x है, ठीक है। तो आगे लिखा है कि व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम किसी कॉइन को 6 बार टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती हैं भाई। देखो या तो हो सकता है कि 6 बार हमने टॉस किया, हर बार हेड आया और एक बार भी टेल नहीं आया यानी कि 0 टेल, ठीक है। अब या तो ये हो सकता है कि 5 बार हेड आ जाए और एक बार टेल आ जाए, ये भी पॉसिबल है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 हेड आए और 2 टेल आ जाए, फिर उसी के बाद 3 हेड आ जाए और 3 टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। और बाकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई, 2 हेड आए और 4 टेल आ जाए, और फिर 1 हेड 5 टेल, ठीक है। और लास्ट कौन सा केस बनता है जब 0 हेड हो और 6 टेल हो। बात समझ में आ रही है। तो हर केस का हमने लिख दिया है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें कह रहा है कि जो x है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल्स। जितने हेड्स आए हैं और जितने टेल्स आए हैं उनका डिफरेंस है हमारा x। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में हमारे 6 हेड हैं और 0 टेल है, तो डिफरेंस कितना होगा भाई 6 - 0 यानी कि 6। इसी तरह जो दूसरा केस है उसमें हमारा 5 हेड है और 1 टेल है, तो डिफरेंस हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। तीसरा केस इसमें डिफरेंस क्या होगा 4 - 2 = 2,
वैल्यूज हैं भाई। फिर x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, क्योंकि 3 हेड है 3 टेल है, इज इक्वल टू 0। अब 2 माइनस 4, अब देखो यहाँ पर 2 माइनस 4 नहीं करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो इसमें हमारा जो बड़ा हुआ हेड और टेल में वो हमारा टेल है, तो हम क्या करेंगे इस केस में 4 माइनस 2 यानी कि 2। इसी तरह इस केस में x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और फिर नेक्स्ट लास्ट केस में 6 माइनस 0 यानी कि 6। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आई भाई, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। एक तो ये 0 हो सकता है, एक तो देखो ये 2 हो सकता है, फिर एक ये 4 हो सकता है, और फिर ये 6 हो सकता है आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब 4 में टोटल 3 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स का, यानी कि जो हमारा इवेंट है वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, और सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, 2 बार टॉस कर रहे हैं। तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट सबसे पहले आएंगे भाई, एच एच, एच टी, टी एच, आइदर टी। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो नंबर ऑफ हेड्स है, अगर वो टी टी आता है, इसका मतलब इसमें तो देखो एक भी हेड नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक भी हेड ना आए, यानी कि 0। x की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। अगर ht या फिर th आता है, इन दोनों ही केस में कितने हेड्स हैं भाई, सिर्फ एक हेड है। ठीक ना, एक ही हेड है, इसका मतलब हमारी पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिर्फ 1 हेड आए। और अगर ये h आता है तो h में दोनों ही देखो हमारे हेड है, इसका मतलब x की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ हेड्स हमारा 2 भी हो सकता है, तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। ठीक, अब हम अगर 0 के केस की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना होगा भाई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो सिंपल होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो यही 4 है, सैंपल स्पेस में जितने वही हमारे टोटल आउटकम है, और x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ इसमें 0 हमारे फेवरेबल है, मतलब x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब इसमें 0 हेड्स है। तो 0 हेड्स कितनी जगह पे है, सिर्फ एक जगह पे है, टी पे। तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1 अपॉन टोटल आउटकम 4। तो प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 इज 1/4। Similarly, probability of random variable x is equal to 1। अब अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 कब तक हो सकती है, आइदर वो ht हो या फिर वो th हो, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स मुझे 1 चाहिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ हेड्स मुझे 1 चाहिए, या तो वो ht हो सकता है या तो वो th हो सकता है। तो मेरे पास 2 फेवरेबल आउटकम हो गए, आइदर ht और th। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 2 अपॉन टोटल आउटकम, तो फिर से 4 ही रहेगा, तो 2 अपॉन 4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब
कि हमें जो नंबर ऑफ हेड्स मिले वो 2 मिले, 2 बार हमने टॉस किया और दोनों बार हेड मिल जाए, तो ये कौन सा केस की बात हो रही है भाई? एच एच की बात हो रही है, ठीक है। एच एच ये एक ही हमारी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हमारा जो रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो उसमें फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो जाएगा और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 = 1/4। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं भाई? ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें ऊपर x लिखेंगे और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब x के सामने 0 1 2 x की पॉसिबल वैल्यूज, x 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। अब अगर x 0 है तो 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/2 और 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/4। आंसर क्लियर? देखो चलो भाई, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट, अब इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइंस। x जो है वो हमारा है नंबर ऑफ टेल्स in simultaneous tosses of 3 coins, ठीक है, ये हमारा x है। तो अब अगर हम किसी कॉइन को या 3 कॉइन्स को अगर हम एक बार उछाले या फिर एक ही कॉइन को 3 बार उछालें, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस हो जाएगा उस केस में, अगर हमने फर्स्ट केस पे h को फिक्स कर दिया तो h h h t t h और t t, ये 4 केस पॉसिबल है। इसी तरह अगर हमने पहले पे t को फिक्स कर दिया तो फिर से मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज होंगे, t h h t h t t t h और t t t, ठीक है, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि x है क्या नंबर ऑफ टेल्स। तो देखो भाई, अगर h h h आता है इसका मतलब इसमें कितने टेल है? एक भी नहीं। इसका मतलब h h h हमारी एक पॉसिबिलिटी तो है ही भाई कि हम 3 बार उछालें और तीनों बार हेड आ जाए। इसका मतलब ये हो सकता है कि h h h आए, इसका मतलब कि टेल हमारे कितने आए? 0 आए, तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। या फिर अब देखो h h t t में देखो और t h t में देखो और t t h में देखो, इन तीनों केस में सिर्फ कितने टेल्स आए हैं? 2 टेल्स आए हैं। पहले हम 1 टेल की बात करें, जैसे 0 टेल की बात किया हमने, अब हम 1 टेल की बात करते हैं। तो देखो h h t में भी एक टेल है, h t h में भी एक टेल है, t h h इसमें भी हमारा एक ही टेल है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो नंबर ऑफ टेल्स है वो कितने हो? 1, ठीक है। इसी तरह अगर हम h t t की बात करें, t h t की बात करें और t t h की बात करें, तो इन सब में हमारे 2 टेल्स हैं। इसका मतलब x = 2 भी एक पॉसिबिलिटी है। और ये जो t t t है इसमें तीनों जगह t है, मतलब तीनों बार हमने टॉस किया और तीनों बार टेल आया। इसका मतलब जो रैंडम वेरिएबल है वो हमारा 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हर रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी
x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग अगर हम निकालें तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब एक भी टेल नहीं है। एक भी टेल नहीं है इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? h की बात कर रहा है। h हमारा सिर्फ एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1/8 हो गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 मतलब ऐसे एलिमेंट्स को हम चुनेंगे जिसमें सिर्फ वन टेल हो। तो वन टेल किसमें किसमें है भाई? एक ये HHT में है, एक ये HTH में है और एक ये THH में है। तो टोटल 3 आउटकम्स हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए ये। तो फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम कितना है भाई? 8 तो 3/8। क्लियर? अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 2 यानी कि अब हमें देखना पड़ेगा कि दो टेल्स किसमें आ रहे हैं। तो दो टेल्स देखो भाई, एक तो ये HTT में आ रहा है, एक ये THT में आ रहा है और ये TTH में है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम होंगे। तो फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम 8 तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो x इज इक्वल टू 3 का मतलब मेरे तीनों के तीनों टेल होने चाहिए। तो वो कौन सा है भाई? सिर्फ TTT ही है, वो एक ही फेवरेबल आउटकम होगा हमारा। तो प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1/8 क्योंकि फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है TTT और 8 हमारा टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे भाई? ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें x लिखेंगे और नीचे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो x की वैल्यू आइदर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब अगर 0 है रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/8 होगी, हमने अभी यहाँ पे निकाला है। फिर x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग 3/8 है, 2 के करस्पॉन्डिंग भी 3/8 है और 3 के करस्पॉन्डिंग 1/8। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? देख लो। चलो भाई, अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो भाई क्या कह रहा है। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब x जो दिया है वो है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मतलब अब एक कॉइन को हम 4 बार टॉस कर रहे हैं। अब देखो भाई, अगर हम किसी कॉइन को 4 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? 2 टू द पावर 4। क्योंकि एक बार जब हम टॉस करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर हेड और टेल। अब अगर हम 4 बार करेंगे तो हमें पता है कि अगर n टाइम्स हम टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होती है भाई? 2 टू द पावर n। तो उसमें अगर हमने 4 बार टॉस किया तो n की जगह 4 रखेंगे तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16 आउटकम्स टोटल यहाँ पे होंगे सैंपल स्पेस में। तो पहले हम 16 आउटकम्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस S, पहले 2 प्लेस पे हमने हेड को सपोज फिक्स कर दिया, बाकी दोनों पे HH कर दें, फिर HD, फिर TH और फिर TT। HH को फर्स्ट 2 प्लेस पे फिक्स करने में हमारे पास ये 4 हो गए। अब हम
फर्स्ट पे h को रखें और दूसरे पे अब हम t को फिक्स कर देते हैं तो भी मेरे पास 4 हो जाएंगे ht hh ht ht फिर ht th और ht tt। ठीक है, अब ये हो गया कि हेड को फर्स्ट प्लेस पर रख के हमारे पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं। इसी तरह अब हम फर्स्ट प्लेस पे टेल को फिक्स कर देंगे। टेल को हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, अब हम सेकंड को हेड फिक्स करें और सेम ऐसे लिखते जाएं hh ht th और tt। चलो यहाँ पे h। ठीक है, इसी तरह अब अगर हम इसमें सेकंड वाले पे टेल को कर दें तो ये हो जाएगा t t h h t t h t t t t h और t t t t। तो देखो भाई ये टोटल 16 आउटकम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 आउटकम्स हैं भाई, 16 आउटकम्स। ठीक है, तो अब हमें क्या x हमारा रैंडम वेरिएबल है क्या, नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या आ सकता है, इन 16 में से तो कोई भी आ सकता है। तो क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है? 0 का मतलब कि एक भी हेड ना आए। तो एक भी हेड अगर नहीं आएगा इसका मतलब चारों बार क्या आएगा, टेल आएगा। तो क्या इसमें चारों बार टेल का कोई ऑप्शन है? तो देखो यहाँ पे है, ठीक ना, इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है। इसके बाद क्या x की वैल्यू 1 हो सकती है? इसका मतलब कि क्या हमने 4 बार सपोज क्रॉस किया तो क्या एक ही बार हेड आए, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो वो कौन सा है? तो देखो भाई, एक तो ये है, इसमें सिर्फ एक हेड है, और एक ये है, इसमें भी हमारे एक हेड है, और कहां पे एक हेड है भाई, देखो एक यहाँ पे है। तो हमारे पास कितने हो गए भाई, 3, और कोई नहीं है। देख लो एक, देखो यहाँ पे है भाई सिंगल हेड, देखो ये वाला छूट रहा है। ठीक है, ये हो गया, इसका मतलब 1 हो सकता है। फिर क्या 2 हो सकता है भाई? तो पहले तो ये लिख लो, x = 0 के करस्पॉन्डिंग हमारे कितने पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ 1, एक ही है, वो tt है। अगर x = 1 के करस्पॉन्डिंग कि 1 हेड आए, वो कितने थे, 1 2 3 4 है। ठीक है, अब x = अगर 2 हो जाए, इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स 2, तो इसमें काउंट कर लो भाई, ऐसे कितने हैं जिसमें 2 हेड है। एक ये हो गया, एक ये 2, फिर 3 4 5 6 हो गए भाई। x = 2 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 6 ऐसे केसेस हैं। ठीक है, अब x = 3, इसका मतलब 3 हेड वाले हमें चाहिए। तो 3 हेड देखो, एक यहाँ पे है, ये 2 3 4 ही है। तो x = 3 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 है। ठीक है, और 4 यानी कि चारों हेड आ जाए। ऐसे कितने हैं भाई जिसमें चारों के चारों हेड आ जाए? तो सिर्फ ये h ये वाला है, चारों हेड है, तो सिर्फ एक ही है। इसका मतलब x = 4 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास सिर्फ एक केस है। तो देख लो भाई, इन सब सारे केसेस को जोड़ने पे 16 आना चाहिए। 1 और 4 5 6 11 4 15 और 1 16, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब हम सबके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग टू x = 0 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो x = 0 के करस्पॉन्डिंग फेवरेबल हमारा 1 ही है, तो 1/16 टोटल है, टोटल 16 आउटकम्स है, तो 1/16। फिर प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x = 1,
x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग देखो हमारा जो फेवरेबल होगा वो 4 है, तो 4/16 यानी कि 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4 आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग देखो भाई हमारे 6 पॉसिबिलिटीज है, तो 6/16 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 और ये 8, तो ये आ जाएगा 3/8। क्लियर। फिर प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो 4 है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 16, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 यानी कि 1/4। और प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 4, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1/16। ठीक है ना। अब हम एक बॉक्स बना रहे हैं, ये x है, ये px है। x की वैल्यू आइदर 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 या तो 3 या तो 4। ठीक है। अब x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी आई है भाई 1/16, तो 1/16 लिख दें। 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आई है 1/4, 1/4 लिखें। x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग 3/8 आई है, 3/8 लिख दें। x इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग 1/4 आया है, तो 1/4 लिखें। और 4 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है वो कितनी आई भाई 1/16, तो इसको 1/16 आंसर। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देख लो। और आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर। ऑफ करिएगा।